अस्सलामुअलैकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल हेल्पर 0711। आज का हमारा सब्जेक्ट है स्टैट 301 स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी सब्जेक्ट है। मोस्टली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद इसकी तैयारी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने वीडियो को वॉच करने से पहले अपने पास नोटबुक और पेंसिल ज़रूर रखनी है, ताकि जो भी फार्मूले मैं आपको नोट करवाऊँ वो सारे आपके पास नोट होने चाहिए। और पेपर देने से पहले उन सारे फार्मूलाज की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए और वो सारे आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन होगी वो मैं वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगी, तो वो वीडियो वॉच करके आपको याद रहेगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी, अ सैंपल साइज में पास्ट पेपर एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि पास्ट पेपर में से ही क्वेश्चन आते हैं और इसको साथ में हैंडआउट्स में भी टच करूंगी, तो वीडियो को देखते हुए आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर पास्ट पेपर से मैं इसीलिए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन बने हुए हैं वही जो आपके पेपर में भी आए हुए होंगे, तो अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी तो आपके लिए ज़्यादा इजी वे में रहेगा। पहला क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ साइज n इज इक्वल टू 3 ड्रा विदाउट रिप्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन n। अब जो कैपिटल N है ना, वो हमेशा पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो शॉर्ट n होता है ना, उसका सैंपल के साइज के लिए इस्तेमाल करते हैं। हुज वैल्यू इज 0 to 367 ड्रा पॉसिबल सैंपल्स। अब पॉसिबल सैंपल्स के लिए हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप सबको पता ही होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r। अब n हमारे पास है तो ये r जो है हम इसको कैपिटल N कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास जब हम वैल्यू लिखेंगे तो कैपिटल N हमारे पास क्या होगा, 5 फैक्टोरियल यानी कि R। ठीक है, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 120। ठीक है, 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 120। और जब हम 5 में से 3 यहाँ माइनस करेंगे तो ये 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल का आंसर हमारे पास होगा 2 ही, और 3 फैक्टोरियल का आंसर होता है 6। तो 6 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। तो 120 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आंसर आएगा इसका 10। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 10 आंसर आया हुआ है। तो इसके टोटल आपने 10 पैरामीटर्स बना लेने हैं। तो कोई से भी आपने 10 बनाने हैं, लेकिन याद रखना है कि सारे आपके सैंपल सेम नहीं होने चाहिए। तो ये पहला है 0 to 3, 0 to 3 इधर आ गया। दूसरा हम बना लेंगे 0 to 6। ठीक है, तीसरा हम बना लेंगे 0 to 7। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट 10 आपने बना लेने हैं। बस याद क्या रखना है कि जब हमने ड्रा पॉसिबल सैंपल करने होंगे तो कॉम्बिनेशन का फार्मूला इस्तेमाल करता है n/n। तो इस तरीके से पहले आपने आंसर लाना है और फिर सैंपल्स बना लेने। उसके बाद नेक्स्ट है, कैलकुलेट सैम्पलिंग एरर इफ सैंपल मीन इज 102 एंड पॉपुलेशन मीन 100 हो। ठीक है, अब पॉपुलेशन मीन 100 है और सैंपल मीन 102 है। सैम्पलिंग एरर का फार्मूला फौरन से अपने पास नोट कर लें, x बार माइनस म्यू। कोई भी क्वेश्चन सैम्पलिंग एरर से आए तो फार्मूला आपने बस लिखना है x बार माइनस म्यू। तो x बार हमारे पास क्या है, 102, और पॉपुलेशन मीन हमारे पास 100 है, तो माइनस करने से आंसर आ जाएगा 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अनबाइस्ड एस्टिमेटर। अनबाइस्ड एस्टिमेटर क्या होता है, एस्टिमेटर मीन पॉपुलेशंस के पैरामीटर। तो अनबाइस्ड एस्टिमेटर क्या होता है कि लेट्स सपोज आपने पॉपुलेशन, बहुत पूरी पॉपुलेशन का डेटा आपके पास मौजूद है और कोई भी सैंपल आप एक्सपेक्टेड अपने पास से ले लेते हो, कोई भी वैल्यू, तो वो जो वैल्यू आपने अपने पास ली है वो आपकी पॉपुलेशन की बिल्कुल इक्वल आ जाए तो वो अनबाइस्ड हो जाएगी, यानी कि वो मैच ही नहीं करेगी। एन एस्टिमेटर इज डिफाइंड टू बी अनबाइस्ड इफ द स्टैटिक यूज्ड एज एन एस्टिमेटर हैज इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू द ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड। इफ थीटा थीटा के ऊपर आपका हेड आएगा इक्वल्स टू थीटा। यहाँ पर इसको हेड भी समटाइम बोलते हैं और हेड भी बोलते हैं, सो इट्स अप टू यू, आप जो मर्जी से बोलें। द एवरेज ऑफ द एस्टिमेटेड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल्स टू द ट्रू पॉपुलेशन। ठीक है, सैम्पलिंग की पॉपुलेशन की जो वैल्यू है वो ट्रू पॉपुलेशन के इक्वल आ जाए तो वो अनबाइस्ड होता है। आपने सिर्फ इतना याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वार्टाइल डेविएशन, ये आपके मिड टर्म के लिहाज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अबाउट सिग्निफिकेंस लेवल। व्हाट डू यू नो अबाउट सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल से रिलेटेड आपने सिर्फ ये याद रखना है, द सिग्निफिकेंस लेवल इज द क्राइटेरियन
यूज्ड फॉर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, इसको नल हाइपोथेसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसको रिजेक्ट कर सकें, और ये शो करता है रिजल्ट को। द मोस्ट फ्रीक्वेंसी यूज्ड फॉर वैल्यूज द सिग्निफिकेंस लेवल, सिग्निफिकेंस लेवल का आपकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0.05 से लेके 0.01 तक, यानी कि 5% से लेके 1% तक। ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन एमसीक्यूज में याद रखना कि आपका जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो 5% से लेके 1% तक होता है। उसके बाद डिस्कस अबाउट सेंटर लिमिट थ्योरम, सेंटर लिमिट थ्योरम इज ऑन पेज नंबर 243। अच्छा, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये हमारा एक बड़ा सर्कल है, ठीक है, ये हमारी पॉपुलेशन है, तो पूरी पॉपुलेशन में से हम कोई भी छोटा सा एक सैंपल ले लेते हैं, तो ये जो पॉपुलेशन पूरी है इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, और ये जो हम ले रहे हैं छोटा सा सैंपल तो इसको हम स्मॉल एन लिखेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ लेकिन ये जरूर याद रखना, एमसीक्यूज आ सकता है कि आपका जो सैंपल साइज है वो मस्ट बी ग्रेटर देन 30 होना चाहिए, ठीक है, ये 30 याद रखना, मस्ट बी ग्रेटर देन 30। ये एमसीक्यू सेंट्रल लिमिट थ्योरम से रिलेटेड आएगा, ये याद रखनी है इससे रिलेटेड बात। और तीसरी बात आपने याद रखनी है कि रिलेशनशिप बिटवीन शेप ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेप ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन और सैंपल के डिस्ट्रीब्यूशन का जो रिलेशनशिप है उसको सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहा जाता है। इसके अलावा आपने इसका फार्मूला याद रखना है जो कि यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो मैं आपको लिख देती हूँ। सेंट्रल लिमिट थ्योरम का फार्मूला होता है z इज इक्वल टू x माइनस म्यू, x माइनस म्यू और डिवाइडेड बाय सिग्मा सिग्मा x, ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम पेज नंबर 243 पे हैंडआउट्स में देख लें, पेज नंबर 243, पेज नंबर 243 पे है जी इसका सेंट्रल लिमिट थ्योरम से रिलेटेड, ये रहा। सबसे पहले आपने ये 3 लाइनें याद रखनी है सेंट्रल लिमिट थ्योरम से रिलेटेड। द थ्योरम स्टेट्स दैट इफ अ वेरिएबल x फ्रॉम अ पॉपुलेशन हैज मीन म्यू, अगर x जो पॉपुलेशन है उसके पास मीन है और इसकी जो वेरिएंस है वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। वेरिएंस को याद रखना हमेशा सिग्मा 2 से लिखते हैं और जो मीन है उसको म्यू से डिनोट करते हैं। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन एक्स अप्रोच इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम में हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी इंशाल्लाह मैं आगे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करता है, एमसीक्यूज भी बन सकता है, याद रखना। विद मीन म्यू एंड वेरिएंस sigma 2 as the sample size of the approaches infinity as n जो है वो आपका इंफिनिटी हो जाती है, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन x बार अप्रोचेज नॉर्मेलिटी, ये याद रखना है आपने इससे रिलेटेड। और इसके अलावा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को p हेड से डिनोट करते हैं और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार माइनस एक्स स्क्वायर, ये याद रखना है। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहा इसका फार्मूला, ठीक है, फार्मूला होगा आपके पास तो ही आप आंसर को सोल्व कर पाएंगे। z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स। तो यहाँ पर x जो है वो हमारे पास पॉपुलेशन का साइज है, मीन आपको मालूम ही है स्मॉल n, और जो सिग्मा है उसकी वैल्यू भी आपको प्रोवाइडेड है यहाँ पर, तो बस आपने सब वैल्यूज को पुट करना है और आंसर ले आना है, ठीक है। बस ये आपको जब मालूम होगा तो आप इसका आंसर बहुत इजीली सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो सेंट्रल लिमिट थ्योरम से रिलेटेड आई थिंक इतनी इंफॉर्मेशन इनफ होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड रैंडम वेरिएबल, कांस्टेंट और रैंडम वेरिएबल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अ वेरिएबल हुज वैल्यू कैन नॉट चेंज, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सके वो कांस्टेंट वेरिएबल होता है, व्हाइल दोज वेरिएबल हुज वैल्यू चेंज व्हेन वी असाइन अ वैल्यू, जब भी हम कोई वैल्यू लिखते हैं तो दूसरी की वैल्यू चेंज हो जाए तो वो रैंडम वेरिएबल, ठीक है। ऐसी वैल्यू जो चेंज ना हो सके वो कांस्टेंट और ऐसी जो चेंज हो सके वो रैंडम। उसके बाद नेक्स्ट है जी ब्रीफली एक्सप्लेन एन एक्सपेरिमेंट डिजाइन, एक्सपेरिमेंट डिजाइन पेज नंबर
20 पे है। बाय एन एक्सपेरिमेंट डिजाइन वी मीन अ प्लान यूज टू कलेक्ट डेटा रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम। हम एक ऐसा डेटा कलेक्ट करते हैं जो कि हमारी प्रॉब्लम से रेलिवेंट हो। स्टडी इन सच अ वे टू प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ वैलिड एंड ऑब्जेक्टिव इंटरफेस, ताकि हम अपना वैलिड और ऑब्जेक्टिव इंटरफेस प्रोवाइड कर सकें प्रॉब्लम को देखने के लिए। तो ये होता है एक्सपेरिमेंट डिजाइन। नेक्स्ट है डिफाइन एन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इन रिग्रेशन। रिग्रेशन लाइन में पेज नंबर 121 पे ये हम चेक कर लेते हैं। याद रखना इन रिग्रेशन y रिप्रेजेंट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को और x रिप्रेजेंट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ये फर्क होता है। इसके अलावा 121 पे हम इसको एक दफा देख लेते हैं। पेज नंबर 121, वी आर हियर ऑन हैंडआउट्स। ओके, पेज नंबर 121 में यहाँ पर रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूला है, ये रहा। ठीक है, सो y जो है वो इंडिपेंडेंट है और x जो है वो डिपेंडेंट है, ये याद रखना। y इज इक्वल टू सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल और x जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। इन दोनों चीजों को याद रखना। इसके अलावा याद रखना कि y जो है वो इंटरसेप्ट होता है। दैट्स इट। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि फार्मूला है। इसको भी फौरन से पहले अपनी नोटबुक पे नोट करें। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये फार्मूला याद रखना। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। अच्छा, मीन एंड वेरिएंस आपको पता तो चल ही गया होगा कि मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं और वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जानना है। ठीक है, यहाँ पर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 3 स्टेप प्रोवाइडेड है, पी हेड, नंबर ऑफ सैंपल्स एंड प्रोबेबिलिटी। हमने इसको मुकम्मल करना है। मुकम्मल हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर प्रोवाइडेड है 3 स्टेप हैं। ठीक है, अब ये वाले 2 हमने पेपर में करने होंगे। ये 5 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखना और जरूर समझ लें। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 3 स्टेप प्रोवाइडेड होंगे, 2 हमने खुद से करने होंगे। उसके लिए क्या करना होगा कि पी हेड को हमने मल्टीप्लाई करना होगा एफ पी हेड के साथ। तो 0 है, 0 को हम किसी चीज से मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, तो आंसर जस्ट 0 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 1/3 एंड 9/20, आंसर आएगा 3/20। ये कैसे आया है, यहाँ पर 1 इक्वल्स टू 3 होता है और 3 इक्वल्स 9। ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा और 1 को 20 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये क्रॉस में होगा, याद रखना। ठीक है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 20 को जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो आंसर 20 ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है ये 2 और 3 है और ये है 9 और 20। अब 1 इक्वल्स 3 होता है और 3 इक्वल्स हमारे पास आंसर अगेन 3 आ जाएगा, तो ये 3 ऊपर टिक है और उसके बाद 2 1 और 2 10 20 होता है। ठीक है, तो ये 3/20 इस तरीके से आंसर आया हुआ है। इसी तरह आपने तीसरे को भी कर लेना है तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो पी हेड डॉट एफ पी हेड इक्वल्स टू हमारे पास 1/20 इज द करेक्ट आंसर। ये भी इसी तरीके से हुआ हुआ है डिवाइड, इसमें भी कंफ्यूज ना हो जाना। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हमें क्या करना होगा कि ये जो पी हेड है ना इसका स्केयर लेना होगा, ये पूरे का स्केयर लेना है। अब 0 है, 0 का क्या स्केयर लेंगे, 0 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर 3/20 है तो ये आंसर 1/20 कैसे आया हुआ है। कैसे आएगा कि ये पहले आपने 3 का स्केयर लेना है, 3 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास 3 इक्वल्स 9 होता है ना, तो ये हो गया हमारे पास p का स्केयर। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है एफ पी हेड के साथ, एफ पी हेड ये रहा हमारे पास। ठीक है, अब इसको जब हम एक मिनट, आई थिंक आई डिड अ मिस्टेक, पी स्केयर सॉरी, इसका स्केयर नहीं लेना है आपने, पी हेड का स्केयर लेना है। तो पी हेड हमारे पास ये है, यहाँ पर हमने 1 और 3 और ये हमारे पास क्या होगा 9/20। अब एक का स्केयर लेंगे तो हमारे पास एक ही आएगा। अगेन इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये रहा 3 का यहाँ पर स्केयर होगा ना, तो इसका स्केयर लेंगे तो हमारे पास 3 इक्वल्स 9 आता है ना। सो ये 9 3 इक्वल्स 9 और ये बी हमारे पास क्या था 3, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 1 का स्केयर है 20 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर क्या है 3/10। हमने पहले क्या करना है, पी हेड का स्केयर लेना है, तो 2 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और 3 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। सो अब ये क्या हो गया 4/9। इसके साथ हमने इसको करना है
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब 2 4 है ये हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है इधर 10। अब 2 2 इक्वल्स होता है 4 और 2 5 इक्वल्स होता है हमारे पास 10। सो ये 1/5 आंसर आ जाएगा यहाँ पर 9 339, और ये 339 होगा। फिर 3 1 इक्वल्स 3 एंड 3 1 इक्वल्स 3, तो ये 1/5 इस तरीके से आंसर आया हुआ है। इसी तरह ये आपने तीसरे को भी कर लेना है, इनको जब प्लस करेंगे सो 3/10 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल एंड मोस्ट रिपीटेड 5 मार्क्स का टेबल है। उम्मीद करती हूँ आप इसको सोल्व अप कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। तो हमें मालूम ही है कि मीन और वेरिएंस क्या पर करना है, हमने मीन एंड वेरिएंस मुकम्मल करने हैं। टेबल हमने मुकम्मल करने के बाद मीन एंड वेरिएंस का फार्मूला लिखना होगा। मीन का फार्मूला याद रखना है, समीशन पी हेड डॉट एफ पी हेड इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ये हमारे पास 1/2 है, ठीक है। ये पी हेड डॉट एफ हमारे पास ये रहा, ठीक है। पी हेड डॉट एफ इज इक्वल टू 1/2, तो ये जब 1/2 डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। और जो वेरिएंस है, वेरिएंस का फार्मूला हम लिखेंगे पी हेड का स्क्वायर एफ पी हेड इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास वेरिएंस है 3/10, और 3/10 को हम 1/2 स्क्वायर यानी कि मीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, तो आंसर आएगा 3/10, और ये स्क्वायर लेंगे 2 2 इक्वल्स 4। इसको जब हम माइनस करेंगे तो 1/20 इज इक्वल टू 0.05 एंड 0.05 हमारे पास ऑलमोस्ट सेम आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो होप सो आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। What is the difference between an outcome and event? इवेंट और आउटकम के बीच में क्या फर्क होता है? इवेंट जो है वो रिजल्ट होता है सिंगल ट्रेल का एक्सपेरिमेंट के दौरान, जबकि जो इवेंट होता है आउटकम जो रिजल्ट होता है सिंगल ट्रेल का एक्सपेरिमेंट के दौरान, और जो इवेंट है वो इंडिविजुअल्स की आउटकम और नंबर ऑफ आउटकम्स का रिजल्ट होता है। उसके बाद है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन स्टेप 301। इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस आर ऑलवेज इक्वल, but this statement is not satisfying. Question क्या है जी, the mean of a Poisson distribution is 5 while its standard deviation is 4। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी, हमेशा याद रखना है कि वाहिद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन और वेरिएंस का जो आंसर है वो सेम आता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन हो या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, उनका आंसर मीन और वेरिएंस के डिफरेंट होते हैं, लेकिन वाहिद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन और वेरिएंस का आंसर सेम आता है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है और इसको याद रखना। अगर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड मजीद स्टडी करना चाहें तो ये पेज नंबर 223 पे है, हैंडआउट्स पेज नंबर 223। सो ये रहा हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे रिलेटेड आप क्या याद रखना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो फ्रेंच मैथमेटिशियन सेमिस डेंस पॉइजन ने इंट्रोड्यूस किया था, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1781 से लेके 1840 तक। एमसीक्यूज बन सकता है, और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो याद रखना है कि इन्होंने पब्लिश किया था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को 1837 में, ठीक है। 1837 में, ये डेट जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। उसके बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अराइज इन द फॉलोइंग टू सिचुएशन। जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो सिचुएशन में आता है। अच्छा, बायनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो इसकी ट्रेल्स होती है वो इंडिपेंडेंट होती हैं, लेकिन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो ट्रेल्स होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, ये बात जरूर याद रखना है। अच्छा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये अगर मैं आपको बताऊं मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। दो डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, एक है बायनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। हम पहले बायनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। उसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं और हमने उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 10 में से 2 स्टूडेंट्स फेल होंगे या 3 स्टूडेंट्स फेल होंगे। और अगर हमें कह दिया जाए कि 1,00,000 स्टूडेंट्स का हमें बताओ कि 1,00,000 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट फेल होंगे या 3 स्टूडेंट्स फेल होंगे, तो ये एक बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा और इसको हम बायनोमिनल में नहीं कर पाते। तो बायनोमिनल के बाद आया था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जब डेटा बहुत बड़ा हो और परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम हो तब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रॉपर्टी मस्ट याद रखना, यहाँ लिखा भी हुआ है, इट इज़ द लिमिटिंग अप्रोक्सीमेशन टू द बायनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन पी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जब सक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो बट नंबर ऑफ ट्रेल्स इज सो लार्ज। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर सक्सेस का लिखा हुआ है, आप फेलियर भी लिख सकते हो
कि 1 लाख में से 2 या 3 स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, तो पास होने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा समाल है, लेकिन नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। एक और एमसीक्यूज यहाँ पर ये वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमेशा याद रखना है कि म्यू इज इक्वल टू एनपी, एनपी इज इक्वल टू म्यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है। इसकी दूसरी है जी, डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑन द राइट वे ऑफ कंसीडरिंग अ पॉइजन प्रोसेस। पॉइजन प्रोसेस के रिलेटेड भी हम आगे स्टडी करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अपनी नोटबुक पे फौरन से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला नोट कर लें, जो कि है लिम्डा बी एक्स एन पी इज इक्वल टू ई माइनस म्यू म्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। यहाँ पर ई की उन्होंने हमें वैल्यू दी की है, ये आप याद रखना 2.711828। ये एमसीक्यूज भी बन सकता है और वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। ई इज इक्वल टू 2.71828, 2.71828। ये एमसीक्यूज भी है और ये वैल्यू आपको खुद से याद रखनी होगी। हो सकता है कि आपका पेपर में प्रोवाइड कर दें, बट नॉर्मली आपने याद ही रखनी होती है। और म्यू आपको प्रोवाइडेड होगा, एक्स भी आपको प्रोवाइडेड होगा, बस आपने रकमों को पुट करना है और आंसर ले आना है। फार्मूला नोट कर लें। इससे रिलेटेड द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हैज ओनली वन पैरामीटर, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सिर्फ एक पैरामीटर होता है और इसका मीन जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन। डिस्कस 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा स्टूडेंट, मैं यहाँ आपको बोलूंगी कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सबको जरूर याद करें। आपके पेपर में भी किसी न किसी टॉपिक के ऊपर प्रॉपर्टीज आई हुई होंगी, जैसा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, बायनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइवरेट डिस्ट्रीब्यूशन है, टी डिस्ट्रीब्यूशन है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन सब की प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपने ज़रूर याद करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपके 3 मार्क्स या 5 मार्क्स ज़रूर ये ना जाएं। ठीक है, तो आपने ये सारी याद करनी है, तो इंशाल्लाह आपके पेपर में कोई ना कोई प्रॉपर्टी ज़रूर आई हुई होगी। ठीक है, यहाँ पर है जी डिस्कस 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन आपको 3 अगर लिख लेंगे, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 3 इनफ है, वैसे आई थिंक 8 है इसकी। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड पहली है जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज एब्सोल्युटली सिमेट्रिकल, हेंस म्यू 3 द थर्ड मूवमेंट अबाउट द मीन जो है वो 0 होना चाहिए। इसका जो मीन का म्यू 3 है वो 0 होना चाहिए। द नॉर्मल कर्व इज एस्मोफिटोटिक टू द एक्स एक्सिस, एज एक्स जो है वो प्लस माइनस इनफाइनाइट होना चाहिए। फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इट कैन बी मैथमेटिकली प्रूव डेट म्यू 4 जो है वो इक्वल होता है थर्ड सिग्मा 4 के। ठीक है, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हम थोड़ा मजीद स्टडी करें, पेज नंबर 227 पे है ये, पेज नंबर 227, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये तो इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा इसका फार्मूला आप अपने पास फौरन से लिख लें अपनी नोटबुक पे, जो कि मस्ट भी आपको याद होना चाहिए। एफ एक्स इज इक्वल टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 पाई का स्क्वायर ई माइनस 1/2 एक्स माइनस यू डिवाइडेड बाय सिग्मा और 2। यहाँ पर माइनस इंफिनिटी से एक्स, पॉजिटिव इंफिनिटी के बीच में आपका एक्स होना चाहिए, वेयर जहाँ पर पाई जो है वो इक्वल है 3.14 के। पाई की सबको ही वैल्यू पता होगी 3.14 होती है, और ई की वैल्यू भी प्रोवाइडेड है, याद रखना 2.71828। पीछे भी मैंने एक क्वेश्चन में यह आपको ई की वैल्यू बताई है। ठीक है, तो याद रखना 2.71828 ई की वैल्यू है। इसके अलावा पाई और ई की वैल्यू आपको पता चल गई है, और बाकी जो वैल्यूज हैं आप इनको जब पुट करेंगे तो आपका ये आंसर भी आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज 3 भी इनफ थी। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड इतना बहुत है। और एक और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बात याद रखने कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी वाहिद डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको आप एनीवेयर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर एमसीक्यूज आया तो करेक्ट लिख के आना। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन इज 11 to 20, इंटरप्रेट द रिजल्ट। वी आर 90% श्योर दैट योर पॉपुलेशन जो है वो बिटवीन है 11 से 20 के दरमियान। उसके बाद डिफाइन एलएसटी टेस्ट। नाउ व्हाट इज एलएसटी टेस्ट? एलएसटी टेस्ट से रिलेटेड पेज नंबर 330 पे अगर हम स्टडी करें तो
पेज नंबर 330। अच्छा स्टूडेंट, एक बात, अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा स्पीड में बोल रही हूँ, तो बेसिकली मेरा स्पीड में ज़्यादा बोलने का मकसद ये है कि 40 to 50 मिनट्स में मैं आपके सारे टॉपिक्स को कवर कर दूँ। अगर स्लोली या डिटेल में ज़्यादा गई तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। अगर आपने इसको आराम से समझ लिया तो आप खुद ही यूट्यूब पे वीडियो का जो टाइमर है वो 0.25 वगैरह पे सेलेक्ट कर लेना, तो आपके लिए ईजी रहेगा और इंशाल्लाह ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, यहाँ पर हमने LST टेस्ट से रिलेटेड स्टडी करना है। वेयर इज दैट LST टेस्ट? पेज चैप्टर नंबर लेसन नंबर 44 में है LST टेस्ट। उसके बाद काई स्केयर है, LST टेस्ट, टेस्ट स्टैटिक फॉर टेस्टिंग इज LST टेस्ट। यहाँ पर LST टेस्ट ये आ गया। हाँ, LST टेस्ट से रिलेटेड आपने स्टडी करनी है जी। वी कंप्यूट द स्मॉलेस्ट डिफरेंस, जो स्मॉलेस्ट डिफरेंस है उसको हम कंप्यूट करते हैं जो कि सिग्निफिकेंटली जज किया जाएगा, ये बात याद रखनी है। और हम कंपेयर करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज को मीन्स के तमाम डिफरेंस के साथ। पहली बात, स्मॉलेस्ट डिफरेंस को हम कंप्यूट करते हैं जो कि सिग्निफिकेंटली जज किया जाता है LST टेस्ट में। और दूसरा क्या है, कंपेयर करते हैं तमाम वैल्यूज को मीन्स की वैल्यूज के साथ। और जो स्मॉलेस्ट डिफरेंस है उसको कहा जाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस। LST टेस्ट स्टैंड्स फॉर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ये MCQs भी बन सकता है, याद रखना। और LSD इज गिवन बाय लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस का फार्मूला भी आप फौरन से अपनी कॉपी पे नोट कर ले। LSD इज इक्वल टू T A/2V और इसका स्क्वायर रूट लेंगे 2MSE डिवाइडेड बाय R। अब यहाँ पर MSE क्या है, वेयर MSE जो है वो मीन स्क्वायर ऑफ एरर है, जो कि आपको प्रोवाइडेड होगा क्वेश्चन में। R इज द साइज ऑफ इक्वल सैंपल, R जो है वो इक्वल सैंपल साइज होंगे। और TA डिवाइडेड बाय 2 जो है वो वैल्यू ऑफ T होगी एट A डिवाइडेड बाई 2 लेवल टेकन अगेंस्ट द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये सब वहां पर क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड होगा, जस्ट आपने वैल्यूज को पुट करना है तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके अलावा याद रखना है कि जो द टेस्ट क्राइटेरियन जो है वो यूज किया जाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इज कॉल्ड द LST टेस्ट। ओके, LST टेस्ट में टेस्ट क्राइटेरियन जो कि इस्तेमाल किया जाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट, छोटे से छोटे डिफरेंस को जब आप जांचना चाहते हो तो आप LST टेस्ट का इस्तेमाल करते हो। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। फार्मूला आपने मस्ट भी नोट करना है, फार्मूले को बिल्कुल भी ना भूलना, सारे फार्मूले आपने जरूर याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पैरामीटर्स आर एसोसिएटेड विद एफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि ये इसका इस्तेमाल किया जाता है आप कि सैंपल्स के लिए जो कि इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तमाम सैंपल जो रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगेन इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा अगर हम इसमें मज़ीद स्टडी करना चाहें एफ डिस्ट्रीब्यूशन में तो वह इट हैज़ 2 पैरामीटर्स। इसके 2 पैरामीटर्स होते हैं V1 एंड V2। V1 जो है वो इसकी मीन है और V2 जो है वो वेरिएंस है। अच्छा, वैसे तो वेरिएंस जो है वो मीन की थर्ड फॉर्म को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर इन चैप्टर्स में हमारी जो वेरिएंस है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट है, ये बात याद रखना। विच आर नाउन एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इट इज रैंकिंग फ्रॉम 0 to प्लस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, इसकी करेक्टरिस्टिक के ये रैंकिंग करती है 0 से लेके प्लस इंफिनिटी पर। अच्छा, अगर इसको भी थोड़ा स्टडी कर लें तो पेज नंबर 312 पे है ये, पेज नंबर 312 द एफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एफ डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो है इसका फार्मूला बहुत ही मुश्किल है। आई एम एक्सेप्टिंग इट, नो इट्स नॉट हार्ड, इट्स लिटरली सो इजी, नहीं है मुश्किल। क्या है द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखना है V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर। उसके बाद V1 V2 डिवाइडेड बाई 1/2, पहले सिर्फ 2 है उसके बाद 1/2 है और x की वैल्यू क्या है V1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। नीचे क्या लिखेंगे V1/2, पहले लिखेंगे V1 और ये वाला 2 इधर आ जाएगा, उसके बाद V2 और ये वाला 2 इधर आ जाएगा, इसको ओपन करके लिखा। उसके बाद 1 प्लस V1 और ये वाला x V1
और ये x इनसाइड आएगा v1 डिवाइडेड बाई v2 और यही रकम दोबारा से नीचे आ जाएगी। ठीक है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू पैरामीटर्स v1 एंड v2। इस डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स होते हैं v1 एंड v2। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है विच आर नाउन एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है, एंड f डिस्ट्रीब्यूशन, और f डिस्ट्रीब्यूशन का ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। द f डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग द अबव इक्वेशन have v1 degree of freedom in the numerator and v2 degree of freedom in the denominator. It is usually abbreviated as fv1 and v2। f distribution से related ये जो तीन लाइनें हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें कोई ना कोई MCQ जरूर बना होगा। और प्रॉपर्टीज अगर हम इसकी देखें तो f डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन रैंकिंग करती है 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, याद रखना MCQ बन सकता है। और f डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्किप्ड होती है, सेकेंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। और थर्ड इसकी है फॉर v2 से लेकर 2 तक द मीन ऑफ f डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए v स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 माइनस 2। इंपॉर्टेंट MCQs। चौथा इसका इंपॉर्टेंट MCQs है जी v स्क्वायर। अच्छा, ये बात याद रखना है कि ये v2 और v4 क्या है कि मीन के लिए आपका जो आपकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, और ये v2 वेरिएंस है, वेरिएंस के लिए आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए। तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी आप याद कर लेना, ठीक है। This one is not important. The f distribution for v1 must be greater than 2 and v2 must be greater than 2 is the unimodal and अच्छा ये unimodal होती है, ये भी important MCQs बन सकता है। And the mode of the distribution with the v1 and v2 at least v2 over v1 और minus and plus में आपने लिख देना। 3 से 4 आपने अगर properties याद कर ली that will be enough for your subjective part। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कंटिन्यूस डेटा एंड डिस्क्रिएट डेटा। अब आपने यहाँ पर गेस करना है कि कंटिन्यूस और डिस्क्रिएट डेटा कौन सा होता है, तो इसके लिए मैं आपको पहले लिख के देती हूँ यहाँ पर, अभी देखें इजी वे में इसको एक्सप्लेन करते हैं ना। यहाँ पर एक मैं लिखती हूँ 1 4 5 8 3 6, ठीक है, एक मैंने ये रकम लिख लिया। दूसरी मैं लिखती हूँ 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों में फर्क आपको क्लियरली नजर आ रहा है। क्या फर्क है? ये है तो कंटिन्यूस डेटा, ये भी कंटिन्यूस डेटा, लेकिन ये क्या है 1 है फिर 4 है 5 है 6 है, मतलब रैंडमली है, लेकिन ये बिल्कुल स्टेप वाइज है। ये वाला क्या होगा डिस्क्रिएट और ये वाला होगा कंटिन्यूस। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ शॉप्स इन अ प्लाजा, प्लाजा के अंदर शॉप्स हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि पहले 1 2 3 किसी भी शेप में हो सकती है ना प्लाजा के अंदर शॉप्स, तो वो एक डिस्क्रिएट डेटा होगा। उसके बाद ऑल द टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय वेदर ब्यूरो कंटिन्यूस डेटा। अब टेम्परेचर क्या है कि डायरेक्टली 1 से 5 में नहीं जाएगा, पहले 2 होगा फिर 3 होगा फिर 4 होगा। उसके बाद नेक्स्ट इंचेस ऑफ रेनफॉल इन अ सिटी कंटिन्यूस डेटा। कंटिन्यूस डेटा कैसे होगा कि पहले 1 इंच की रेन होगी फिर 2 इंचेस पे रेन होगी फिर 3 इंचेस पे होगी, तो ये कंटिन्यूस डेटा होगा कि स्टेप वाइज चल रही है, रैंडमली कोई भी नहीं आ रही है। नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरिड बाय एवरी ईयर। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पैसेंजर्स एवरी ईयर, जरूरी नहीं है कि हर साल आपके नंबर ऑफ पैसेंजर्स सेम हो, एक साल लाख है दूसरे साल 2 लाख हो सकते हैं, तो ये डिस्क्रिएट डेटा है। उसके बाद है हाइट मेजरमेंट्स ऑफ बॉयज स्टडीइंग इन अ कॉलेज। अब मेजरमेंट हाइट है, अब किसी भी सब बॉयज की हाइट सेम तो नहीं होती है, किसी की 5 फीट हो सकती है, किसी की 6 हो सकती है, किसी की 7 हो सकती है, तो ये डिस्क्रिएट डेटा है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब जो भी MCQs आया आप कर पाओगे। उसके बाद if the population properties are given as p1 is equal to 0.4 and p2 is equal to 0.20, तो यहाँ पर ये पेज 256 पे फॉर्मूला है, आई थिंक कंबाइंड फार्मूला इसको बोलते हैं, सिग्मा p1 एंड p2 इज इक्वल टू, ये फार्मूला आप फौरन से अपने पास नोट कर लें। ये एक आगे भी आई थिंक क्वेश्चन आ रहा है, वहां पर वो सही एक्सप्लेन होगा। अच्छा, यहाँ पर आपने Q1 P1 एंड Q1 की वैल्यूज को पहले पुट करना है। Q1 एंड P1 इज इक्वल टू 0.40, ये यहाँ पर मौजूद है, जो कि 1 माइनस 1। आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि Q1 इक्वल्स होता है 1 माइनस P1 के। तो जब आपने Q1 की रकम ये मौजूद है ना, तो इसमें से आप P1 की सॉरी रकम मौजूद है, इसमें से आपने 1 माइनस करना तो आंसर आएगा 0.6। उसके बाद Q2 की में से ये रकम है 0.20, जब इसको माइनस करेंगे तो 0.8 आएगा। तो फिर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब आपके पास ये Q1 एंड Q2 0.6 एंड 0.8 आ गया तो पुट करोगे रकमें, तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा।
उसके बाद व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टैटिस्टिकल रिसर्च, पेज नंबर 11, दिस इज ऑन योर मिड टर्म एमसीक्यूज। अच्छा जी, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एनी स्टैटिस्टिकल रिसर्च, आई थिंक ये भी उसमें है, मिड टर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, यहाँ पर है जी, टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन, दो डिफरेंट डाइस आपने थ्रोन की है। मेक दिस सैंपल स्पेस एंड आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एन इवेंट एटलीस्ट सम इज 7, जिसका सम जो है वो एटलीस्ट 7 होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने 36 पेयर्स बनाने हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि लूडो का जो डाइस होता है उस वो एंड तक 6 होता है, तो 6 × 6 इज इक्वल टू 36 होता है। 36 हमने पेयर बनाने हैं। पहला होगा 1 1। अच्छा, ये पेयर्स कैसे बनाने हैं ये भी जांच लें, क्योंकि ये ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से स्टूडेंट्स के पेपर में आया हुआ होता है। तो पहले इसको कैसे याद रखना है इन 36 को, कि पहले 1 से लेके 6 तक बना लेना है। पहले 1 की लाइन आएगी जी, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 2 की लाइन आएगी, ये सारे 2 हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 3 की लाइन आएगी, 1 2 3 4 5 6, 6 तक जाना है क्योंकि लूडो में 6 तक ही दाने होते हैं। उसके बाद 4 तक जाना है 4 की लाइन में, उसके बाद 5 और 6, इस तरीके से आप 36 पूरे याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद वो हमें कह रहा है कि ऐसे नंबर फाइंड करें जो कि इक्वल हो 7 के, ठीक है, जिनका सम हो 7। अब 7 वाले हम देखेंगे जी, 1 और 6 7 होता है, ये 6 और 1 7 है। उसके बाद 7 कितना होता है जी, 4 6 7 2.5 7 होता है, 7 होता है, 3 और 4 7 होता है। ये बस आपने देख लेना, खुद से ही फाइंड कर लेना है कि कितनों को प्लस करें तो 7 आता है, वो सारे गिन लेने हैं तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस ये देखना है कि 7 के इक्वल कौन सा आ रहा है। ये कोई भी आपको नंबर दे सकते हैं, 7 8 9 10 11 कुछ भी, तो बस इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। होप सो समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट है, डिफाइन द एरर सैंपल एंड आल्सो राइट्स इट्स फार्मूला। एरर सैंपल पेज नंबर ऑन 13, दिस इज ऑन योर मिड टर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? द आउटकम ऑफ ईच ट्रेल में बी क्लासिफाइड इनटू 1 और 2 कैटेगरीज, सक्सेस या फेलियर हो सकती है, ठीक है। आपकी जितनी भी ट्रेल हैं वो या तो सक्सेस में हो सकती हैं या फेलियर में हो सकती है, पहली प्रॉपर्टी याद रखना। दूसरी है कि तमाम है दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज ऑन ईच ट्रेल, जो है वो सक्सेस होनी चाहिए। दी सक्सेसिव ट्रेल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, जो सक्सेसिव ट्रेल्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, और जो एक्सपेरिमेंट है वो रिपीट होता है फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की ये प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। व्हाट इज बाइस? A theta n had not equals to theta, the static is said to be biased estimator. This is most important MCQs. Okay जी, advantages and disadvantages of midterm, these are not important because it includes in midterm. उसके बाद है mathematical expectations of discrete random variable। अच्छा, discrete random variable का जो फॉर्मूला है वो आपको must be आना चाहिए, ठीक है। discrete random variable in probability theory, एक मिनट, इसको उधर ही ना स्टडी कर लें। 179 पेज नंबर 179 ऑन हैंडआउट्स 179, डिस्क्रिएट रैंडम वेरिएबल। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मैंने हाईलाइट किया हुआ है, रैंडमली में भी आया है। EX इज आल्सो कॉल्ड द मीन, ये EX है, इसको मीन कहा जाता है, एंड इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय लेटर म्यू, ये याद रखना, ठीक है। हम लोग क्या स्टडी करने आए हैं? जंप फंक्शन, ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, जंप फंक्शन। इससे रिलेटेड भी याद रख लें, ग्राफ्स रिसेंबल द स्टेप्स ऑफ स्टेयरकेस, ग्राफ जो रिसेंबल करते हैं स्टेयरकेस के स्टेप्स को, इट इज नाउन एज द स्टेप फंक्शन, को स्टेप फंक्शन कहा जाता है और उनको जंप फंक्शन भी कहा जाता है एट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। ये जंप फंक्शन और स्टेप फंक्शन की एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। अच्छा जी, यहाँ हम लोग स्टडी करने आए हैं डिस्ट्रीब्यूट फंक्शन। पेज नंबर 174, डिस्ट्रीब्यूट फंक्शन। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट फंक्शन से रिलेटेड अगर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँ तो डिस्ट्रीब्यूट फंक्शन जो है वो रैंडम वेरिएबल x है जिसको डिनोट किया जाता है fx से, ये बात याद रखना डिस्ट्रीब्यूट से रिलेटेड। और दूसरी है द फंक्शन fx, द फंक्शन fx जो है वो गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट
x takes the values of less than or equal to the specified value x, the distribution function is abbreviated to df। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को df से डिनोट किया जाता है, आल्सो कॉल्ड द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, cdf एंड df। अगर इसके एग्जाम्पल की तरफ हम जाएं तो एग्जाम्पल में क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 बैलेंस्ड कॉइंस। 3 बैलेंस्ड कॉइंस को टोस्ट किया जाएगा तो आप बताएं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब 3 बैलेंस्ड कॉइंस हम। अच्छा, यहाँ पर सैंपल स्पेस आपने मिड टर्म में पढ़ा होगा। सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि जितने भी हमें चूज करना हो ना उतने सैंपल स्पेस बताओ। सो 2 की पावर 3 है, 2 हमेशा हम लिखेंगे और जितनी हमें चूज करने का बोला जाएगा 2 की पावर 3 करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पर हेड टेल, यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके में कन्वर्ट किया हुआ है, किस तरीके कि पहले हमने 4 बार हेड लिखना है और 4 बार टेल लिखना है, फिर 2 बार हेड और 2 बार टेल। यहाँ पर इसको मैंने डिवाइड भी किया हुआ है, पहले 8 बार, फिर इसको डिवाइड करेंगे 4 बार और इसको डिवाइड करेंगे 2 बार, तो ये इक्वल 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 4, 4 से 8। पहले 4 बार हेड है, फिर टेल है 4 बार, फिर 2 बार हेड है और 2 बार टेल है, फिर 1 बार हेड और 1 बार टेल, और इस तरीके से आपके 8 सैंपल स्पेस बन जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 1, 2 और 3 का है px इज इक्वल टू 0, जिसमें आपके तीनों टेल आ सकते हैं। सो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है px इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, जिसमें हमें बताना है कि हेड कितनी दफा आया है, तो 3 दफा हेड आ सकता है, 1 2 3। ठीक है, सॉरी, फ्रीक्वेंसी 1 में हेड जो है वो आपका 2 टाइम्स आना चाहिए। सो 2 टाइम हेड में क्या है, एक यहाँ पे 2 टाइम टेल है यहाँ पे और यहाँ पे टेल है। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी 2 है x इज इक्वल टू 2, जिसमें एक मिनट, यहाँ पर हेड इज इक्वल टू 1 है ना, फ्रीक्वेंसी 1 है तो एक दफा हेड आना चाहिए, तो एक दफा हेड किस में है, एक मिनट, एक इसमें है एक दफा हेड, इसमें है एक दफा हेड और इसमें है 3 दफा है, तो ये तीनों आ गए। उसके बाद फ्रीक्वेंसी 2 में हेड जो है वो 2 दफा आना चाहिए, तो यहाँ पर हेड 2 दफा है, यहाँ भी हेड 2 दफा है, यहाँ भी 2 दफा है, अगेन 3 आएगा। और फ्रीक्वेंसी 2 में जो है x इज इक्वल टू 3 जब पावर होगी तो इसमें तीनों बार हेड आ सकता है। तो ये सैंपल स्पेस इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड कम्युलेटिव प्रॉपर्टी में हमेशा याद रखना कि हम लोग CP प्लस P1 मतलब कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, ये भी टेबल आपका आ सकता है उसमें आपके लॉन्ग टर्म के पेपर में, ये दो दिए हुए होंगे और इसको आपने सॉल्व करना है। तो इसको कैसे होगा कि नंबर ऑफ हेड्स एंड प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, तो आपने उसको कैसे करना है कि इसको इसमें प्लस करना है। ठीक है, 1/8 है ना, इसमें प्लस करना है 3/8, तो आंसर आ जाएगा 4/8। फिर जो आंसर आया हुआ होगा उसको आपने नेक्स्ट वाले में प्लस करना है, फिर जो आंसर आएगा ना 7.8 उसको आपने नेक्स्ट वाले में प्लस करना है, फिर जो आंसर आएगा वो आपका एंड तक जो भी आंसर आएगा वो आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। यहाँ पर 1 है, तो इस तरीके से ये सारा बिल्कुल यहाँ पे डिटेल में मौजूद है। ठीक है, मैंने प्रोवाइड कर दिया। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट MCQs में मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रोबेबिलिटी जब जीरो कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, जब आपकी प्रोबेबिलिटी 0 हो तो वो इम्पॉसिबल इवेंट कहलाती है, जब आपकी प्रोबेबिलिटी 1 हो तो वो श्योर इवेंट कहलाती है। इससे रिलेटेड ये भी याद रखना, बाय द वे व्हाई वी कम हियर, हम यहाँ क्या स्टडी करने आए थे, when we talk about select, अच्छा ये भी एक इम्पोर्टेंट है, when we talk about selection or chosen we will use combination। क्वेश्चन में एक ट्रिक याद रखना कि जब भी हमारे यहाँ पे देखो सिलेक्टेड का बोला गया है ना, सिलेक्टेड या चूजन का बोला जाए तो हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद करते हैं। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, आई रिमेम्बर दिस। तो यहाँ पर टोटल कितने गुड्स हैं जी, 15 है और 5 डिफेक्टिव है और 10 जो है वो गुड 10 ठीक होंगे। ठीक है, सो 15 फैक्टोरियल 3, 15 टोटल है और 3 जो है वो हमने सिलेक्ट करनी है। 15 फैक्टोरियल 3 कैसे आया है, यहाँ पर हमें 3 चूज करने को, हाँ यार देखिए, कस्टमर टेस्ट 3 डिफरेंट क्लॉक रेडियोस। ठीक है, 3 डिफरेंट क्लॉक रेडियोस कस्टमर ने सिलेक्ट करने हैं, 5 खराब हैं, 10 ठीक है, टोटल 15 है। ठीक है, सो टोटल और जो चूज करने का कहा जाता है उनको हम कॉम्बिनेशन के फार्मूले में लिखते हैं। सो टोटल 15 थे, चूज 3 करने, 15 फैक्टोरियल 3 करेंगे और जब हम रकम पुट करेंगे तो हमारे पास 0.26 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इनको रकम्स को पुट करते जाना है और आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक मिनट में क्वेश्चन कौन सा पढ़ने आई थी,
राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके, ये 79 पेज नंबर पे नहीं था तो यहीं पे पढ़ लेते हैं। इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी वी the expected value and mathematical expectations of random variable जो है वो सम है प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज का, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज का सम है जो कि रेंज के साथ होती है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और इनके जो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज हैं उनकी अकरेंस होती है। अच्छा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का फार्मूला लिख लें, ई एक्स इज इक्वल टू समीशन एन एक्स आई एफ और एक्स आई, ठीक है। उसके बाद टू प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, यहाँ पर बस यही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ई सी इज इक्वल टू सी, ये प्रॉपर्टी वन इंपॉर्टेंट है और दूसरी इंपॉर्टेंट है ई ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए ई एक्स प्लस बी। आपने जस्ट ये दो प्रॉपर्टीज याद रखनी है, फालतू की इंफॉर्मेशन बेशक ना लिख के आना क्योंकि 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस की। उसके बाद नेक्स्ट है डिसाइड अ स्मॉल सैंपल एंड लार्ज सैंपल। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों की इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी और इसी तरह से हेल्पफुल वीडियोस लेने के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, इट्स आल्सो योर ऑन ड्यूटी। ओके, डिसाइड अ स्मॉल सैंपल एंड लार्ज सैंपल्स डिस्कस। स्मॉल और लार्ज में क्या फर्क होता है? इफ द सैंपल साइज एन जो है वो लेस देन इक्वल हो 30 के तो वो स्मॉल होता है, और अगर वो ग्रेटर देन 30 हो तो वो लार्ज पॉपुलेशन होता है। ये मैंने आपको उस टेस्ट में भी बताया था, LST टेस्ट में। उसके बाद है टेल दी नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑफ 150। H0 जो है वो इक्वल्स टू 150 होगा, H1 नॉट इक्वल टू 150 होगा। इसको इसी तरीके में लिखते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, आई थिंक रिपीटेड है। इन विच कंडीशन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू अप्रोक्सीमेट द हाइपर ज्योमेट्रिक, तो ये याद रखना 0.05, ये 0.05 MCQ जरूर आएगा, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये, हाँ, ये फार्मूला था कंबाइंड और पुल्ड proportion of two samples का, PC is equal to N1 Q1 plus N2 P2 divided by N1 plus N2। अगर हम इसको पेज नंबर 290 पे जाके देखें, पेज नंबर 290 पे, पेज नंबर 290, ओके, हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिगार्डिंग P1 एंड Q1, तो इसमें जस्ट एग्जांपल है, आपने इसमें याद रखना है कि आपको we designate P1 as the proportion of younger women who prefer fragrance and P2 जो है वो दोनों ही P1 और P2 दोनों women प्रेफर कर रही हैं फ्रेग्रेंस को, ओल्ड और यंगर। तो P1 में हमने पहले P1 की रकम को पुट करना होगा, फिर P2 की रकम को पुट करना होगा, तो उसके बाद दूसरा स्टेप होगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस A इज इक्वल टू 0.05 ही मैंने ऊपर आपको बताया था कि 0.05 से स्टार्ट होता है पिछले MCQs में, तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होप सो आपको याद होगा। उसके बाद टेस्ट स्टैटिक का फार्मूला याद रख लें, Z इज इक्वल टू P1 एंड P2 माइनस 0, ये फार्मूला आपको ज़रूर याद होना चाहिए, ठीक है। बस इसकी 2-3 करेक्टरिस्टिक्स आप स्टेप्स याद रखेंगे, दैट विल बी इनफ। रकम्स को पुट करते जाना है, P1 की अलादा P2 की अलादा, उनको फिर प्लस करना है। प्लस करने के बाद आपके पास Q1 एंड Q2 का आपके पास दोनों वैल्यूज आ जाएंगे। जब इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग पुट करेंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। if approximate value of class interval is 2.96 and range, I think ये उसमें है, मिड में है ना। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ये भी कोफिशिएंट मिड टर्म में है। ओके, दिस वन इज फ्रॉम पेज नंबर 218, ये रिपीटेड है, अभी हमने की है। उसके बाद 2 डाइस आर रोल्ड। अब यहाँ पर 2 डाइस रोल किए गए हैं तो आपने ऐसी प्रोबेबिलिटी की आउटकम जो है वो नोट करनी है जो कि मोर देन या इक्वल हो 11 के, ठीक है। अब पीछे मैंने आपको बताया था ना कि ये 36 पेयर्स कैसे लिखते हैं, तो वो याद रखना। अब हमने देखने कि 11 के इक्वल कौन से आ रहे होंगे, तो ऊपर में से तो कोई नहीं होगा, 5 5 10 होगा, 6 एंड 5 6 एंड 6 5 एंड 6 4 एंड 6 ही 10 होते हैं, ये तीनों, ठीक है। ये तीनों यहाँ पर बहुत इजीली हमें मिल गए। इनको जब प्लस करो तो 11 आएगा। जब इनको प्लस करोगे, ये हमारे पास 3 सैंपल्स हैं, 5 6 एंड 6 6, ये 3 सैंपल है, 3/36 करेंगे, जब इनको कट करेंगे 0.83 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद है जी इफ एक्स इज बायनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन n इज इक्वल टू 5 p इज इक्वल टू 0.05 एंड अच्छा बायनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड अगर हम स्टडी करना चाहें तो बायनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल यूजुअली किया जाता है जब आपके पास डेटा बहुत शॉर्ट रेंज में हो, बहुत बड़ी रेंज में ना हो, तब स्टडी किए जाते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। तो पेज नंबर 214 पे चलते हैं, ऑन हैंडआउट्स पेज नंबर 214, पेज नंबर 214 214 बायनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब तुम यहीं पे होना, बायनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम्पल फ्रॉम इंडस्ट्री प्रॉपर्टीज, ये हमें मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमिनल एक्सपेरिमेंट क्या है? एवरी आइटम सिलेक्टेड विल ईदर जो है वो या तो डिफेक्टिव होगा या नॉट डिफेक्टिव होगा। एवरी आइटम जो है वो इंडिपेंडेंट होगा, ये सेम हाइपर जैसी ही है, ठीक है। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द डिफेक्टिव आइटम 7% होनी चाहिए और द नंबर ऑफ आइटम्स ड्राफ्ट फिक्स जो है वो 20 फिक्स्ड होने चाहिए एडवांस में, हेंस 20 वी आर इन अ पोजीशन टू अप्लाई अ बायनोमिनल फार्मूला जो है वो आपकी जब आपके नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो फॉर एग्जांपल मोर देन 20 या 20 से फिक्स होनी चाहिए, तब हम इस पोजीशन पे बायनोमिनल फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो बायनोमिनल फार्मूला को फौरन से लिख लें, पी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स पी एक्स क्यू एन एक्स एन माइनस एक्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, इसको ज़रूर आपने अपने पास लिख लेना है बायनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले को। यहाँ पर इसकी आई थिंक डिटेल्स भी बताई गई थी बायनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन की, मे बी वो यहाँ पे नहीं नोटेड है। चले फार्मूला आप लिख लेंगे तो आपके लिए ये इजी रहेगा, फार्मूला ही इनफ होगा, ठीक है। अगर मैं आपको खुद से बताना चाहूँ बायनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसमें क्या है जी कि एक मिनट, सॉरी फॉर वेट, इसमें जो n है वो इक्वल है टोटल नंबर ऑफ ट्रेल्स के, ये जो n है, ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रेल को p से डिनोट किया जाता है, ये ठीक है, इसको p से, यानी कि यहाँ पर सक्सेस कितने परसेंट है, 7% है। और q जो है उसको फेलियर से रिलेट किया जाता है, और q में याद रखना है कि 1 माइनस q होगा, ठीक है। और x जो है वो नंबर ऑफ सक्सेस होंगे, ये बात आप ज़रूर याद रखना। यहाँ पर कहीं मौजूद थी ये, लेकिन अभी शायद नहीं मिल रही, तो अभी मैंने आपको जुबानी ही बता दी है, सो आई कैन से दैट्स इनफ। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, कोवेरिएंस एंड वेरिएंस भी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है EXY इज इक्वल टू 421 है और EX 42 है, EY 15 है। तो कोवेरिएंस का फार्मूला फौरन से आपने पास मौजूद नोटबुक पे लिख लें, COVXY इज इक्वल टू EXY माइनस EXEY। तो 421 जब हम इनकी रकम्स को पुट करेंगे तो हमारे पास इजी वे में आंसर आ जाएगा। उसके बाद है जी स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिक में क्या फर्क है? स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्लूरल है। स्टैटिस्टिक की द साइंस दैट डील्स विद द कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन एनालिसिस इंटरप्रेशन प्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड डेटा, वाइल स्टैटिस्टिक जो है वो सिंगल वैल्यू ऑफ पीस एंड डेटा होती है। उसके बाद है जी वाई वी कॉल स्टैंडर्ड डेविएशन दी स्टैंडर्ड एरर। हम स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड एरर क्यों कहते हैं? द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टैंडर्ड एरर कहलाता है, ठीक है। सो स्क्वायर रूट को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे स्टैंडर्ड एरर। आगे रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। परसेंटाइल, ये परसेंटाइल तो उसमें है ना, पेज नंबर मिड टर्म में। अच्छा जी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं मैंने एक्सप्लेन किया कि नहीं। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक, किसी भी स्टैटिस्टिक की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें सच एज मीन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस हो इन अ सैंपल इज नाउन एज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो ये भी रिपीटेड एमसीक्यूज हैं सारे। बायोन्स ये उसमें है, मिड टर्म में है। ओके, सो अगर यहाँ पर हेड एंड टेल, ये भी आई थिंक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ना।
तो यहाँ पर पेज नंबर 46 का एक क्वेश्चन है, इफ वी ड्रा अ कार्ड फ्रॉम द ऑर्डिनरी डेस्क ऑफ 52, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं जिनमें से 4 मोर इम्पोर्टेंट होते हैं, 2 ब्लैक और 2 रेड होते हैं। कैन किंग एंड डायमंड आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। नहीं, क्यों? बिकॉज 2 इवेंट्स कैन अकर एट द सेम टाइम, 2 इवेंट्स किसी भी टाइम पे अकर हो सकते हैं, देर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, देर फॉर किंग्स एंड डायमंड्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसके बाद है जी, वाई वी टेक B3 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू 3, हम B2 को 3 क्यों लेते हैं? क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग द क्योरटोसिस ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योरटोसिस की डिस्ट्रीब्यूशन में हम B2 को 3 क्यों लेते हैं? फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन B2 कम्स आउट टू बी 3, B2 जो है वो 2 के इक्वल आता है। क्यों? क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं 0 से, ठीक है। सो 0 से जब स्टार्ट करेंगे तो 0 की वैल्यू 1 होगी, तो B1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो डेफिनेटली B2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। दिस इज व्हाई द वैल्यू हैज बीन टेकन द क्राइटेरियन फॉर मेजरिंग द क्योरटोसिस ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एक चेबीशेव्स भी है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आ रहा। ओके जी, इफ मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.27, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द डेटा बिटवीन द लिमिट्स। यहाँ पर हमने मीन से रिलेटेड फार्मूला अप्लाई करना है, इसको भी नोट कर लें। कोवरेंस का भी हो गया है। इन केस ऑफ सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, अच्छा ये दो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीन जो होती है ना प्रॉपर्टीज, वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की। तो याद रखना, प्रॉपर्टी 1 क्या थी? म्यू एक्स इज इक्वल टू म्यू, ये एक्स बार है, ठीक है, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। प्रॉपर्टी 2 क्या है? इन केस ऑफ सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एन। दीज आर 2 important properties. What is neutral pairing in observation? Neutral pairing occurs when measurement is taken in the same unit of individuals. जब same unit of individuals हो लेकिन times different हो, ठीक है, तो उस वक्त हम लोग लेते हैं इस तरह की observations को। उसके बाद है जी, what is the probability that poker hypergeometric, यहाँ पर आप फार्मूला ही जस्ट पुट करेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक्सप्लेन दी फार्मूला ऑफ हाइपरजियोमेट्री प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फार्मूला तो हमने अभी तक किया ही नहीं इसका, तो इसका फार्मूला फौरन से अपने पास नोट कर लें। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स के ओवर एन, एन माइनस के एंड एन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एन माइनस एन। इसकी प्रैक्टिस बार बार करें, जिसमें एन जो है वो नंबर ऑफ पॉपुलेशंस है, स्मॉल एन जो है वो सैंपल है, के जो है वो नंबर ऑफ सक्सेस इन पॉपुलेशन है। दी हाइपरजियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज 3 पैरामीटर्स। ये याद रखना है कि इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं, एन एन के, एन स्मॉल एन के। ये शॉर्ट एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और ये फार्मूला भी अपने पास फौरन से नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद ये है जी पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, रिपीटेड आ रहे हैं। काई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। काई स्क्वायर से रिलेटेड अगर हम स्टडी करना चाहें, पेज नंबर 338 पे की है कि नहीं की स्टडी अब तक? इट इज ऑब्जर्व डेट, आई थिंक नहीं की है, सो पेज नंबर 338 पे चेक कर लेते हैं। पेज नंबर 338, ये पे लेक्चर है आपका 45। देखते ही देखते आपने पूरे 45 लेक्चर तैयार कर लिए। ओके, काई स्क्वायर से रिलेटेड आपको क्या याद होना चाहिए? द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर एग्जांपल साइज, सैंपल साइज शुड बी एटलीस्ट 50। पहली बात काई स्क्वायर से रिलेटेड जरूर याद रखना है कि एटलीस्ट 50 होने चाहिए। द एक्सपेक्टेड नंबर EI इन एनी ऑफ द कैटेगरी शुड बी नॉट लेस देन 5, 5 से कम नहीं होनी चाहिए EI की वैल्यू, और सैंपल साइज जो है वो मोर देन 50 होना चाहिए। अब यहाँ पर रैंडम सैंपल ऑफ 250 है और वीमेंस भी 250 हैं। पुट देयर डिजायर कंसीडरिंग ओनरशिप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, द वर्किंग रिजल्ट इज, वेयर इज दैट गोइंग? मैन एंड वीमेन की तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो जब इनको प्लस करना है, जस्ट इनको प्लस ही करना, तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। काई स्क्वायर का फार्मूला तो हमने लिखा ही नहीं था, टेस्ट स्टैटिक। ओके, इसमें फार्मूला आई थिंक यही लगेगा, समेशन आई समेशन जे 0 आई जे माइनस आई जे 2 ओवर आई जे। इनकी जब आप रकम्स पुट करेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस स्टैटिस्टिक इफ एच 0 इज ट्रू हैज एन अप्रॉक्सिमेट
Approximate chi-square distribution with r minus 1 c minus 1 is equal to 2 minus 1 and 2 minus 1 रकम्स ये याद रखो, ये बार बार आ रहा है सिग्निफिकेंस लेवल, a is equal to 0.05। रकम्स को पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो अब इसमें कुछ भी रहता है, सारे रिपीटेड ही आ रहे हैं, ठीक है। फार्मूला ऑफ पेयर डिस्ट्रीब्यूशन, पेयर डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला फौरन से अपने पास ये लिख लें, t इज इक्वल टू डी बार माइनस म्यू डी एस टी ओवर एन का स्केयर, ठीक है। d आपके पास मौजूद होगा, आई थिंक ये होती हैं नंबर्स ऑफ सैंपल स्पेस ही होंगे, म्यू एंड मीन आपको मालूम ही होगा, ठीक है। उसके बाद कॉइन टॉस्ट किया जा रहा है, ये भी आप खुद से कर लेंगे। Suppose that we toss a fair coin, ये भी इजी है। ओके, मीन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इसके रूट ऑफ गुडनेस फिट ये भी हो गया है। सारे ही रिपीटेड आ रहे हैं तो वी शुड लीव इट नाउ, ठीक है। तो आई कैन से दैट्स इनफ, कोई रह तो नहीं गया, सारे ही हो गए, ठीक है। होप सो आपकी तैयारी अच्छी होगी। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी, मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड अल्लाह हाफिज, स्टे ट्यून्ड।